कि अमेरिका ईरान शांति वार्ता से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। कल ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत होने वाली है। कल सुबह करीब 11 बजे इस्लामाबाद में बातचीत होगी। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। तो आज रात पहुंचेगा अमेरिकी डेलीगेशन, कल सुबह तक पहुंच सकता है ईरान का डेलीगेशन। तो आधिकारिक तौर पर ईरान बातचीत से इनकार कर रहा है। इस तरह की जानकारियां भी सामने निकल कर आई, क्योंकि जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार बयान से पलट रहे हैं और होर्मुज में नाकेबंदी को लेकर उनकी तरफ से कहा गया, तो अब नाकेबंदी का जवाब नाकेबंदी से देंगे। इस तरह की प्रतिक्रिया भी ईरान से सामने निकल कर आई। इस बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के 20 अधिकारियों का दल पाकिस्तान पहुंचा। इस्लामाबाद में होने वाली बैठक की सुरक्षा का जायजा लेने पहुंची है टीम। तो अमेरिकी सुरक्षा की टीम रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर उतरी है। इस्लामाबाद का रेड जोन और आसपास का इलाका सील कर दिया गया है। तो दूसरे दौर की बातचीत कल सुबह 11 बजे होगी। हालांकि ईरान इस बातचीत में शामिल होने से इनकार कर रहा है। जानकारियां ये भी सामने निकल कर आई कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान से फोन पर लगभग 45 मिनट के आसपास बातचीत भी की है। अब इस दौरान क्या निर्णय ईरान का होता है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी से जुड़ी हुई टीम, सुरक्षा जो टीम है अमेरिका की, वो पहुंच चुकी है इस्लामाबाद तैयारियों का जायजा लेने के लिए। इस बीच बड़ी खबर, इस्लामाबाद में कल ईरान अमेरिका के बीच शांति वार्ता होने वाली है। बातचीत के बीच ये बड़ी जानकारी आ रही है कि ईरानी डेलीगेशन पाकिस्तान नहीं जाएगा बातचीत के लिए। ये बड़ी जानकारी देखिए इस वक्त की सामने आई। अमेरिका के साथ ईरान का बातचीत से साफ इनकार। नाकेबंदी जारी रहने तक बातचीत नहीं होगी, ईरान की तरफ से साफ कह दिया गया है। युद्ध विराम के दौरान उल्लंघन के चलते यह फैसला लिया गया। तो ईरान की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई। इस बीच एक और बड़ी खबर, लगातार बड़ी जानकारियां इस युद्ध विराम को लेकर, बातचीत को लेकर सामने आ रही है। ईरान का अमेरिका को लेकर बड़ा बयान सामने आया। अमेरिका ने बातचीत में धोखा दिया है। अमेरिका पर वादों से मुकरने और विश्वासघात का आरोप लगाया गया है। तो हमने सहयोग के चलते जलमार्ग खोलने की कोशिश की, ईरान की तरफ से कहा गया है। बड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। हमने सहयोग के चलते जलमार्ग खोलने की कोशिश की। वहीं देखिए हम इस पर चर्चा करेंगे कि क्या ईरान इस बातचीत में शामिल होगा या नहीं, और अगर ये शामिल नहीं होता है ईरान इस बातचीत में, तो अमेरिका का क्या रुख रहने वाला है। श्रुति दास गुप्ता एक्सपर्ट हैं फॉरेन अफेयर्स की, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्रुति जी, बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही ख्वाजा मतीन वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान से, वो जुड़ गए हैं। श्रुति दास जी का हम रुख कर लेते हैं। श्रुति जी, ईरान को लेकर ये कहा जा रहा है कि अमेरिका पर भरोसा नहीं कर पा रहा है दूसरे दौर की बातचीत के दौरान ईरान, क्योंकि आप एक तरफ जहां होर्मुज में नाकेबंदी का ऐलान करते हैं, नाकेबंदी करते भी हैं बाकायदा, और ये ईरानी जहाज को आप टेक ओवर कर लेते हैं, वहां पर जब्त कर लेते हैं, और दूसरी तरफ बातचीत का रास्ता खोलते हैं। तो युद्ध विराम की जो तमाम शर्तें हैं, ईरान कह रहा है कि अमेरिका इसका उल्लंघन कर रहा है, और यही वजह है कि ईरान कह रहा है कि हम शामिल नहीं होंगे दूसरे दौर की बातचीत में। नमस्कार आपके और आपके दर्शकों को। स्वाति जी, आपने जो अभी विश्लेषण किया बिल्कुल सही किया। ईरान ने अभी तक पीस टॉक्स में इस्लामाबाद पहुंचने पे इनकार किया हुआ है। उन्होंने रिजेक्ट किया हुआ है इस प्रपोजल को, क्योंकि कहते हैं कि हम कोई भी नेगोशिएशन को एक कंटिन्यूएशन ऑफ वॉर की तरह ही देख रहे हैं। जब आप हमारे वेसल्स को जब्त कर रहे हैं, ईरानियन शिप को जब्त किया गया है यूएसएस ट्रिपोली से, वहां पे लोग गए, चढ़े उसके ऊपर, और उसको जो जब्त किया गया है, जब हमारी शिप्स को आप जब्त कर रहे हैं, हमारे टैंकर्स, हमारे कार्गो को आप तंग कर रहे हैं। 20 से ज्यादा टैंकर्स निकले हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। एक आधी कुछ जो हमारी अभी घटना जो कल हुई कि इंडियन टैंकर्स के ऊपर अटैक होने के वाला था, तो ऐसी कुछ घटनाएं छोड़ के बाकी अपनी तरफ से ईरान खुला छूट दे रहा है, पर हाँ, आपको आईआरजीसी के थ्रू नेगोशिएट करके जाना पड़ेगा। ऐसी कंडीशंस के अंदर जब यूएस उसके आप एक ब्लॉकेट जहां खत्म होता है, यूएस दूसरा ब्लॉकेट लगा रहा है और साथ में अपनी मनमानी कर रहा है, तो ऐसे में वो कहते हैं हम आपसे बैठ के बात करके फायदा क्या है, जब आपका इंटेंशन जो है वो हमें क्लियरली नहीं नजर आ रहा है। दूसरी तरफ से इस्लामाबाद से जो हमें रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो वहां के पत्रकार है वो कंफर्म भी कर पाएंगे कि 20,000 से ज्यादा वहां तो ट्रूप्स लगा दिए गए हैं सिक्योरिटी के लिए। यूएस के बड़े बड़े वहां पे
वो आ चुके हैं सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के लोग, जी। और वहां पे पेरीमीटर लगाना शुरू कर चुके हैं, स्कैनिंग होने लग गई है लोगों की। तो जहां तक इस्लामाबाद का ये है तरफ से देखा जाए तो वो अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल लेकिन ईरान की तरफ से कोई पहुंचता है कि नहीं अभी तक तो नहीं मना पाया। बिल्कुल। तो श्रुति जी, बहुत सारी चीजें हमने देखी। युद्ध विराम का ऐलान किया गया 2 हफ्तों के लिए, और उस दौरान लगातार ईरान पर हमले भी हो रहे थे। इजराइल अलग रुख अपना रहा है, दूसरी तरफ ईरान का अलग रुख है। अमेरिका जो है वो इजराइल और अमेरिका एक साथ मिलकर अटैक भी करते हुए नजर आए। उसके बाद नाकेबंदी। जाहिर तौर पर अमेरिका की बातों पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल ईरान के लिए जरूर हो जाता है, लेकिन अगर ईरान इस बातचीत में शामिल नहीं होगा तब क्या रुख रह सकता है अमेरिका का? देखिए, भरोसे की कमी तो दोनों तरफ से है इस पूरी कॉन्वर्सेशन के अंदर, क्योंकि जहां ईरान के ऊपर अमेरिका भरोसा नहीं कर पाता, जो कल के इंसिडेंट इंडिया के साथ हुए तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया भी नहीं कर पा रहा है। तो बात ऐसी है कि अंदर ईरान के अंदर भी जहां 2 गुट हो गए हैं, मुझे जहां तक समझ में आ रहा है पॉलिटिकली, कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट वाला फॉर्मेट है, जैसे हम अराक्ची की बात कर रहे हैं या गालिबाफ की बात कर ले या अजीजी जी की बात कर ले, ये जो इनके पॉलिटिकल हेड्स जो आजकल कॉन्वर्सेशन में हमें नजर आते हैं, वो एक अलग सेक्ट है। और जो मोजाद डिफेंस सिस्टम के अंदर अलग हुई हुई 31 टुकड़ियां हैं उनकी, और उनके कमांडर्स, वो एक अलग गुट हो गए हैं। कम्युनिकेशन थोड़ा ब्लैकआउट चल रहा है, एक दूसरे से बात ठीक से हो नहीं पा रही है, हो भी पा रही है तो शायद सामने वाली बात या तो मानना नहीं चाहता है क्योंकि वो उसके हितों में नहीं बैठ रहा है, या आईआरजीसी के जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है उसके साथ मेल नहीं खा रहा है। तो ये ऐसी 2-3 चीजें हो रही है जिसमें हमें नजर आ रहा है कि शायद ईरान पे भी इतना भरोसा नहीं किया जा पा रहा है, क्योंकि ईरान के अंदर भी एक पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है। जब तक खमेनी साहब बाहर आके सामने खुद इस चीज को एड्रेस करके यूनाइट नहीं कर देते आईआरजीसी, गवर्नमेंट और उनके बाकी आर्म्ड फोर्सेस को, तब तक ये मुझे लगता है थोड़ा डिसरप्शन उनका खुद के कम्युनिकेशन, उनके खुद के पॉलिटिकल इंटेंशंस में लेके चलता रहेगा। दूसरी तरफ से अगर हम यूएस और इजराइल को देखें तो वहां पर भी मुझे एक डिसेंट नजर आ रहा है। जहां पहले यूएसए ने बोला कि भाई हम सीज फायर करेंगे, बोलने के कुछ ही देर में हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक कर दिया गया लेबनान में इजराइल की तरफ से, और बाकी जगहों से यूएई की तरफ से अटैक हो गया। आप अगर देखेंगे तो ईरान के ऊपर सीज फायर शब्द बोलने के बाद ये सारी हरकतें हो रही है। अभी यूएई वगैरह जो है, ये सब भी तो बिना यूएसए के तो उसमें एक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी सिक्योरिटी गारंटी तो यूएसए ही ले रहा है। तो जहां मुझे समझ में आ रहा है कि इजराइल का अपना एक एजेंडा है, जो अपनी सिक्योरिटी गारंटी को फॉलो करना चाहता है, वो करने पे वो बाध्य है, क्योंकि वो नहीं करेगा तो उसके ऊपर और जोर से अटैक्स हो जाएंगे। और उसके चलते यूएसए जिस इस युद्ध में जो अड़ा हुआ है अपने हितों को लेकर, जैसे हम पेट्रो डॉलर की बात करते हैं, कंट्रोल की बात करते हैं, चाइना के ऊपर अपना शिकंजा टाइट करने की बात करते हैं, ये सारी चीजों को लेकर यूएस का अपना एक हित है। तो यूएस और इजराइल अपने अपने हितों के लिए लड़ रहे हैं, साथ में होकर लड़ रहे हैं, पर इनके बीच में भी कम्युनिकेशन गैप नजर आता है मुझे। बिल्कुल, और इस कम्युनिकेशन गैप को कैसे फिल किया जाएगा ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। क्या ईरान पहुंचेगा इस्लामाबाद? क्या चर्चा वहां पर हो रही है सर? जी बिल्कुल, यहाँ तैयारियां जारी हैं। दूसरे जो एक मरहला शुरू होने वाला है अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि इस वक्त ईरान अभी तक इनकारी है कि क्योंकि इंडिया ने जंगबंदी की खिलाफवर्जी करते हुए उनका कार्गो शिप जो है उसको तहवील में ले लिया है, इसलिए ये जो बार बार जंगबंदी की खिलाफवर्जी हो रही है ये अमेरिका की तरफ से हो रही है। आपने देखा कि जब पिछले दिनों ईरान ने आबना हुर्मुज़ को खोलने का ऐलान कर दिया था, तो उसके बाद हमने देखा कि अमेरिका ने नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान कर दिया। इस तरह ईरान के कुछ हल्के इस वाले से बड़े सख्त नाराज हैं कि अमेरिका जो है गन पॉइंट के ऊपर वो मुज़ाकरात करना चाह रहा है। अभी तक तो इनकारी हैं, लेकिन इस हवाले से आज सुबह ही जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है मियाँ शहबाज शरीफ, उन्होंने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से रब्ता भी किया है और उनकी पौन घंटा गुफ्तगू भी हुई है। तो उम्मीद है कि बर्फ पिघल जाएगी। पाकिस्तान अपनी सालसी में भरपूर कोशिशें जारी रखे हुए है, क्योंकि ये आपको पता है कि ये जो दुश्मनी है ईरान और अमेरिका की, ये 47 वर्ष पुरानी है। इनको हल होते हुए वक्त लगेगा, लेकिन इस हवाले से पाकिस्तान की भरपूर कोशिशें जारी हैं। यहाँ पर इंतजाम भरपूर तरीके से हो रहे हैं। इस्लामाबाद के अंदर जिस तरह आपने बताया रेड जोन के अंदर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है, तो बिल्कुल तैयारियां पूरी हैं। अब देखते हैं, अमेरिकन सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग आ चुके हैं। आज शाम को शायद जो अमेरिकन नायब प्रेसिडेंट हैं जेडी वैंस और जे कुशनर और विटकॉफ, ये भी आज शाम को पहुंच जाए और
काविशें जारी हैं कि ईरानी वफद को राजी किया जाए और जो अच्छा बार-बार मतीन साहब, चर्चा क्या हो रही है? अमेरिका की तरफ से पहले जो शर्तें थोपी जा रही थी कि भाई अगर युद्ध विराम होगा स्थायी तौर पर तो उनकी ही शर्तों पर हो, इस पर ईरान का क्या रुख रह सकता है? पहले दौर की बातचीत में क्या कुछ चर्चा हुई अगर हम इस्लामाबाद टॉक्स का जिक्र करें, और दूसरे दौर की बातचीत में क्या नई चीजें आ सकती हैं? क्या वहां के अखबार, क्या वहां की मीडिया कह रही है? इसके साथ ही साथ जो वहां के सियासतदान हैं उनका क्या रुख नजर आ रहा है? दो चीजें थी बड़ी अहम थी जो पिछली बार मुज़ाकरात हुए। एक तो ये था कि लुबनान के अंदर जंगबंदी पर अमल कर दिया जाए, और दूसरा ये है कि जो यूरेनियम है उस हवाले से क्या ईरान अपना एटमी प्रोग्राम जारी रखे, ना जारी रखे या बंद कर दे 5 साल के लिए। इस तरह की बातें भी सामने आई कि 20 साल के लिए वो ना करे, इसको अपने जोहरी प्रोग्राम को शुरू ना करे जी। तो इन दोनों पे तनाज़ात रहे, इस पे इख्तलाफ रहा। बाकी जो शराइत तकरीबन थी वो सारी की सारी उन पर इत्तफाक़ राय हो गया था। तो मेरे ख्याल में अभी भी काफ़ी जो बैकडोर काफ़ी काम हो चुका था। जैसे ही जो हमारे फील्ड मार्शल है पाकिस्तान के, वो 3 रोज़ा दौरे पर ईरान रहे और काफ़ी हद तक बर्फ़ पिघल चुकी थी। लेकिन मैं समझता हूँ इन जो टॉक्स हैं इनको बार बार जो मुतासर कर रहा है, इनको सबोटाज करने की कोशिश करे, वो अमेरिका की तरफ से जारी हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट फौरी ही बयान दाग देते हैं जब उन्हें की बात बताई जाती है कि हमारा किसी बात पर इत्तफाक हो गया है, तो ये फौरी ऐलान कर देते हैं। क्योंकि जिस तरह ईरान के साथ युद्ध में एक शिकस्त की हुई है अमेरिका को, मैं समझता हूँ जिस तरह अमेरिकन की हेजमनी जो टूटी है, एक सुपर पावर की जो हेजमनी थी वो उसको मुतासर किया है। अब वो मामूली सी बात को बढ़ा चढ़ाकर फौरी मीडिया टॉक शुरू कर देते हैं। ये जो उनकी बार बार मीडिया टॉक्स करना और मुज़ाकरात को सबोटाज करने की कोशिश, ईरान ने हथियार फेंक दिए हैं, ईरान यूरेनियम हमें देने पर आमादा हो गया है, इस तरह के बयान से वहाँ बड़ी बेचैनी पाई जाती है ईरान के अंदर। इसी वजह से ईरानी जो क़यादत है अभी वो इनकार कर रही है कि वो इस टॉक्स का हिस्सा नहीं बनेगी। और आज जैसे ही जो अमेरिकन जो फोर्सेज हैं इन्होंने जो ईरानी कार्गो उस पर कब्जा कर लिया है, उसको तहवील में ले लिया है, तो इस तरह के हालात में किस तरह ईरान बातचीत पर आमादा होगा? आपने दूसरे फरीक को एक उसको इत्मीनान देना है। ये इत्मीनान का बदइत्मीनानी बहुत पुरानी है, इसीलिए पाकिस्तान की बारहा कोशिशें, जैसे कि आपने देखा 3 दिन फील्ड मार्शल का ईरान जाकर रहना इस जंगी हालात में। बिल्कुल उम्मीद यही की जा रही है मतीन साहब कि इस बार ईरान जो है मान जाए और उसके बाद बातचीत को तैयार हो, और अमेरिका भी इस बातचीत में पूरी तरह से भागीदारी अपनी निभाए और सभी हितों का ध्यान रखा जाए। मतीन साहब बने रहिए। श्रुति जी, हम आपका रुख कर लेते हैं, और अगर दूसरे दौर की बातचीत के दौरान कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, पहले दौर की बातचीत की तरह ही स्थिति होती है, तो क्या इसका वैश्विक तौर पर, क्या ईरान पर, अमेरिका पर, इजराइल पर असर पड़ेगा, और पश्चिम एशिया पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि अगर हम ये मान लें कि ये बातचीत होती ही नहीं है या होते हुए भी असफल हो जाती है, तो फिर एक छोटा सा एक एक्सटेंशन पीरियड चलेगा, जैसा अभी ये सीज फायर का था, जिसके अंदर बातों के बाण चलेंगे, चाहे इस तरफ से हो चाहे उधर से हो, ट्वीट्स, प्रोपेगेंडा नरेटिव वाला जो है वो चलेगा। इसके अलावा अगर आप वर्ल्ड मार्केट्स में देखेंगे तो इंडिया का तो अभी वो चल रहा है ऊपर, आप क्या सेंसेक्स की बात कर रहे हैं अगर, तो लेकिन अगर वेस्ट की तरफ आप देखेंगे तो आपके बाकी यूरोपियन मार्केट्स वगैरह सब क्रैश कर रहे हैं। जापान के अंदर एक अलग टेंशन चल रही है, साउथ चाइना सी के अंदर एक अलग टेंशन चल रही है। तो उनके चलते अगर आप देखेंगे सेफर मार्केट जो है, पहले इजराइल का मार्केट बहुत अच्छा कर रहा था, पर अभी ये सीज फायर जब से हुआ है इतना अच्छा नहीं कर रहा है। तो अगर वैश्विक तौर पे देखा जाए तो एनर्जी क्राइसिस जिन्होंने एड्रेस कर लिया है उनके मार्केट्स जो है वो अच्छे करेंगे, उनकी इकोनॉमी आगे चलती रहेगी, जिसमें से इंडिया एक नेशन ऐसा है। बहुत सारे ऐसे नेशंस हैं जिनको प्रॉब्लम आने वाली है, स्पेसिफिकली जब रशिया ने ऑलरेडी ये इंडिकेशंस दे दिए हैं कि वो यूरोप को शायद अपनी अब गैस बेचना ही बंद कर दे, चाहे अब वो उस पे से सैंक्शंस क्यों ना हटे हुए हों, या जो भी उनको यूएसए चाहे जो भी सैंक्शन लगाए ना लगाए रशिया के ऊपर या ईरान के ऊपर। तो इसके चलते एनर्जी क्राइसिस मुझे वेस्ट की तरफ शिफ्ट होता ज्यादा नजर आ रहा है, और सेंट्रल कमांड वाला रीजन जो है, यूरोप अटलांटिक वाला रीजन जो है यूएसए के हिसाब से अगर देखा जाए तो वहां, और साउथ चाइना सी के अंदर एक अलग क्राइसिस ब्रू कर रहा है, चाइना को लेके जो अग्रेसिव एक्शंस लिए जा रहे हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का के अंदर। तो उस एक्शंस को देखकर वहां पर भी एक खलबली चल रही है। हमें पता है कि नॉर्थ कोरिया ने इस युद्ध के दौरान में कुछ
बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर करी है, तो जापान में भी उसको लेकर टेंशन चल रही है। तो ये इस एक तरह से हमें बता रहा है कि एक तो ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो थोड़ा सा ग्राइंड डाउन कर जाएगी, क्योंकि बिल्कुल। सिर्फ जिन्होंने तेल ले लिया है उनकी इकोनॉमी पे पूरे विश्व की इकोनॉमी नहीं चलती। जो बायर्स है, कंज्यूमर्स है, उनकी इकोनॉमी पे भी डिपेंड करता है। तो अगर कहीं पर भी स्लो डाउन या डिप्रेशन आता है इकोनॉमी का, तो एक ग्लोबल डिप्रेशन ट्रिगर होने की एक चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बिल्कुल। एक अनफॉर्चुनेटली इस वॉर के दौरान जो ये क्राइसिस बनी है, अगर ये पूरी तरह से बॉटलनेक नहीं हटाया गया और कुछ महीनों के अंदर अंदर ही, क्योंकि मेरे हिसाब से हमारे पास ऑलरेडी 2 महीने की ये युद्ध हम मान सकते हैं, एनर्जी शॉक मान सकते हैं, हमारे पास 2 से 3 महीने और हैं एज अ ग्लोब, एज अ वर्ल्ड। अगर ये 2-3 महीने में हमने इस क्राइसिस को नहीं रिजॉल्व किया, तो एक पूरा ग्लोबल स्पाइरल ऑफ इकोनॉमी चलेगा, जिसके अंदर ग्लोबल डिप्रेशन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। देखिए, और श्रुति जी, उम्मीद यही की जा रही है कि इस्लामाबाद टॉक्स के जरिए कुछ निष्कर्ष निकले, कोई समाधान इस अस्थायी युद्ध विराम के बाद स्थायी युद्ध विराम की तरफ बढ़ता हुआ नजर आए। बहुत शुक्रिया आपका श्रुति जी, आप हमारे साथ जुड़ी। इसके साथ ही ख्वाजा मतीन साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपने महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है, आपका भी बहुत शुक्रिया।